साथियों नमस्कार। हम लोग इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप को यहाँ देखेंगे। बांग्लादेश में भी हाल ही में चुनाव हुआ है 12 तारीख को और 17 तारीख को तारिक रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। इस संदर्भ में बांग्लादेश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बांग्लादेश में 2024 में जो क्राइसिस शुरू हुआ, ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट हो या चिकन स्नेक चर्चा में रहा, या जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक काइंड ऑफ डिफेंस पैक्ट साइन किया, उसी तरह जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ एडवाइजर थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भी ट्राई किया कि पाकिस्तान के साथ हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म या अरेंजमेंट तैयार करते हैं, शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन हो या एलडीसी का मामला हो, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो 46 हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इस साल बांग्लादेश 24 नवंबर 2026 को उसका लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस खत्म हो जाएगा और सीईपीए फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में बांग्लादेश के साथ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी रही है और इस साल 2026 के दिसंबर में वो भी एक्सपायर हो रही है। न्यू रिजीम से देखना होगा कि वह किस तरह का रवैया अख्तियार करती है और उसके साथ हम हर एक एस्पेक्ट को, चाहे बांग्लादेश के साथ इतिहास कैसा रहा है, बांग्लादेश और भारत का संबंध किन किन मामलों में कोऑपरेट करते हैं और क्या सिग्निफिकेंस है इन दो देशों के संबंधों के, और हमारे दोनों देशों के संबंधों के बीच क्या चैलेंजेज है, क्यों बांग्लादेश में इतना बड़ा जो है एक उलटफेर हुआ और उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा और क्या होना चाहिए। और हम कुछ स्कॉलर्स की ओपिनियन और कुछ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, सी राजा मोहन हैं, बहुत बड़े कॉलमनिस्ट हैं इंडियन एक्सप्रेस में, तो इनका क्या सजेशन है। वी विल लुक इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग IAS-PCS फैक्ट्री। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज हैव अ लुक एट द मैप ऑफ बांग्लादेश। ये आप देखेंगे, ये आपको बांग्लादेश का मैप दिखाई देगा। भारत का जो वेस्ट बंगाल है उससे ईस्ट में है और 5 राज्यों से बॉर्डर भी साझा करता है। हम सारे एस्पेक्ट को डिटेल में देखेंगे। इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, मैंने जिन चीज़ों पे बात की है थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, उनको समझा देता हूं। देखिए, ग्रेटर बांग्लादेश, चूंकि करंट का कॉन्टेक्स्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब क्या है कि बांग्लादेश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो ऐसा चाहते हैं कि बांग्लादेश को बड़ा बनाया जाए ज्योग्राफिकली। कैसे? इंडिया के भी बहुत सारे क्षेत्रों को लेकर के, और वो बांग्लादेश को एक ग्रेटर बांग्लादेश का नाम देख रहे हैं। बेसिकली जो कहते हैं दिवा स्वप्न जिसे कहते हैं, वही है और कुछ नहीं है। चिकन स्नेक और सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो चर्चा में है, क्योंकि वो ये जब चाहते हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जिससे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उससे कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में, जैसे जमात एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उन लोगों का खास कर ये है कि इसको जो है हम किसी न किसी तरह से नॉर्थ ईस्ट को काट दें। डिफेंस पैक्ट के बारे में हमने आपको बता दिया। एक्स्ट्राडिशन, बांग्लादेश कह रहा है कि जो शेख हसीना जब भारत में आई हैं 2024 से ही, तो अगस्त 2024 से, तो उनका एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए और उनका ट्रायल बांग्लादेश में चलना चाहिए। जो वाटर ट्रीटी है, हम लोग उसको लेकर चर्चा करेंगे कि कैसे ये एक्सपायर हो रहा है और इसके क्या प्रोविजंस थे, ये कैसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी में से रहा है। एलडीसी के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस है वो खत्म हो रहा है, तो कैसे जो है सीईपीए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना कि इंडिया और बांग्लादेश का जो गोल्डन चैप्टर था शेख हसीना के टाइम पे, जो अवामी लीग पार्टी से संबंध रखती हैं, तो वो खत्म हो गया। और जो इस समय इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन गुजर रहा है, उसको हम कहेंगे, आप आंसर में लिखेंगे, प्रैग्मेटिक रीसेट फेज से। इंडिया ने क्या किया, ऐसा कहा जाता है, एक फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि पुटिंग ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, कि जब आप एक लीडरशिप से डील करते हैं, जैसे कि हमने अफगानिस्तान से किया, जब हम अशरफ गनी से बात कर रहे थे, जो वहाँ की सिविलियन लीडरशिप थी, तो हमने सिर्फ एक ही फ्रंट से बात करना शुरू किया। तो हमें यह भी देखना होता है कि अगर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ गई तो उस समय क्या होगा। तो रिजीम टू रिजीम बात न करके हमें पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी या स्टेट टू स्टेट पैराडाइम की तरफ अब इंडिया जो है वो बढ़ रहा है। 12 फरवरी को चुनाव हुआ। तारिक रहमान, अगर आप इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो उसमें ये साफ साफ कहते हैं, जैसे ट्रम्प बोलते हैं ना अमेरिका फर्स्ट, मोदी जी बोलते हैं इंडिया फर्स्ट, ये बोलते हैं बांग्लादेश फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये बोलते हैं कि बांग्लादेश की जहां पे इंटरेस्ट आएगी वहां पे हम किसी भी और चीज को नहीं सुनेंगे। एक अच्छी बात है कि जो जमात वहां के पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा माना जा रहा था उसका जो लिंक है वो पाकिस्तान से बहुत तगड़ा लिंक है। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर वो सत्ता में आती है तो बहुत भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं उसमें खटास आ जाएगी। बट संजोगवश वो सत्ता में आई नहीं। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वहां पे सत्ता में आई है। और ये जो तारिक रहमान है ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, उसको फॉलो नहीं करने की बात करते हैं। हालांकि एक कंट्रोवर्शियल चीजें जब हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट को भी देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये बीएसएफ अटैक को लेकर के बातें करते हैं, जबकि बीएसएफ तो आपको पता है कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे कौन है, बीएसएफ है। जैसे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है हमारे कंसर्न्स जरूर है। बैटल ऑफ बेगम्स, एक तरफ खालिदा जिया जिनका देहांत भी हो गया और दूसरी तरफ शेख हसीना थी, इनको डार्क प्रिंस भी कहते हैं। और इस बार का जो चुनाव हुआ ना उसमें जो शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग, उसको बैन कर दिया गया था। तो इन चीजों को, रेफ्यूजी क्राइसिस हम देखेंगे, वाटर, माइनॉरिटीज, ट्रेड, बॉर्डर, चाइना फैक्टर, इन्फ्लेशन और टेररिज्म। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया है। नाउ इससे पहले कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें, लेट अस डिस्कस कि क्या हुआ था अब तक का जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन है। देखिए, जब आज़ादी नहीं हुई थी तो पाकिस्तान भी और जो बांग्लादेश वाला रीजन अभी का है वो और इंडिया सब साथ में थे। अलग होता है तो जो बांग्लादेश का करंट रीजन है वो ईस्ट पाकिस्तान बना, लेकिन उसने जो बांग्लादेश का जो पाकिस्तान का वेस्टर्न पाकिस्तान वाला रीजन था उसने इस पे एक तरीके का जुल्म करना शुरू कर दिया। पूरी ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा उनका, इनकी लैंग्वेज जो है बंगाली, उस पे पूरा इनका प्रभुत्व स्थापित कर लिया उर्दू ने। तो कहीं ना कहीं जो आज का बांग्लादेश है वो अपने आप को कटा कटा महसूस करने लगा, जबकि आबादी के हिसाब से वो ज़्यादा था। और फास्ट फॉरवर्ड अगर हम करें तो 1971 में लिबरेशन मूवमेंट चलता है और बांग्लादेश लिबरेट हुआ। और आपको पता है कि उसमें इंडिया का, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उसमें कितना अहम योगदान था। दिसंबर 1971 में हमने रिकॉग्नाइज भी कर लिया एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इट। 1972 में हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की 25 साल के लिए। 1974 में जो भूमि विवाद है उसको लेकर के हमने एक लैंड बाउंड्री का डिमार्केशन से संबंधित एक हमने एग्रीमेंट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्रीमेंट उस समय जो है वो फ्रक्टिफाई नहीं कर पाया। और 2015 में जो 100वां अमेंडमेंट हुआ था, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुआ, जिसमें 111 इनक्लेव हमने बांग्लादेश को दिए और 51 जो इनक्लेव है वो हमें मिले। तो ये आगे हम लोग देख लेंगे 2015 का। नाउ 1996 में 30 साल के लिए एक डील हुआ गंगा वाटर ट्रीटी का, जो फरक्का में, ताकि गंगा नदी के पानी को भारत और बांग्लादेश में शेयर किया जा सके। और इस साल दिसंबर 2026 में ये एक्सपायर हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के लिए काफ़ी क्रिटिकल ईयर है, खासकर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स को लेकर के। 54 नदियां हैं, जो 54 रिवर्स आर देयर, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में शेयर होती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी पे, अगर सिर्फ 2 नदियों को छोड़ दे तो मेजॉरिटी पे जो है वो एग्रीमेंट्स नहीं हो पाई हैं। 2010 में जॉइंट स्टेटमेंट आया, ट्रेड को बढ़ाएंगे, कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी को। 2011 का साल बहुत महत्वपूर्ण था, तिस्ता पे एग्रीमेंट होना था, वेस्ट बंगाल ने काफ़ी विरोध किया, फाइनलाइज नहीं हो पाया। 2015 हमने डिस्कस कर लिया। 17 में डिफेंस पार्टनरशिप हुए, इंडिया 500 मिलियन का एक क्रेडिट प्रोवाइड किया। 2021 में 50 साल हमारे रिलेशनशिप के 1971 से 2021 तक पूरे हुए। 2022 से 24 में जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफ़ी अहमियत दी गई, चाहे रेल हो या वाटर रूट्स हो। चिलाहाटी, हल्दीबाड़ी इसका एक उदाहरण है। नाउ अगर हम देखें कि किन किन मामलों में कोऑपरेशन है, तो अगर हिस्टोरिकल क्षेत्र में देखें तो 1971 का लिबरेशन मूवमेंट, जिसमें इंडिया ने मिलिट्री सपोर्ट भी दिया और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी दिया। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने कहा कि जो भारत बांग्लादेश का फ्रेंडशिप है ये कॉर्नर स्टोन है बांग्लादेश के फॉरेन पॉलिसी का, और इस बात से ये सिद्ध होता है कि वो कितना भारत के साथ रिलेशन को मजबूती देना चाहते थे। नाउ अगर आर्थिक रिलेशन की बात करें तो पूरे दक्षिण एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो बांग्लादेश ही है। सबसे ज़्यादा हम ट्रेड किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश का दक्षिण एशिया में हम सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है।
ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है बांग्लादेश को साफ्टा के अंतर्गत, और ये इस बार एलडीसी का चूंकि उसका स्टेटस खत्म हो रहा है तो उसका ये स्टेटस भी खत्म होगा, और इसीलिए जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर हाट लगते हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, तो लोकल जो ट्रेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ डिफेंस के क्षेत्र में भी आप देखेंगे, देखिए भारत का जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ ही है, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। मिलिट्री का जॉइंटली हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी आर्मी करती है संप्रति उसका नाम है, और नेवी करती है बोंगो सागर। बॉर्डर मैनेजमेंट पे हम लोग कोऑपरेट करते हैं, कैसे टेररिज्म को कम करें या उसको काउंटर करें, ट्रैफिकिंग चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, इससे संबंधित कोऑपरेशन होता है। कनेक्टिविटी देखेंगे तो रेल लिंक है, अगरतला अखौरा, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी, पेट्रापोल बेनापोल, इन एग्जाम्पल्स को आप मेंशन करेंगे। ट्रेन हैं जैसे मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। इंडिया चटगांव और मोंगला पोर्ट को एक्सेस कर सकता है। इनलैंड वाटरवेज को डेवलप किया गया PIWTT के अंतर्गत, जिसका मतलब है प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। एनर्जी के क्षेत्र में आप दिखाएंगे कि लार्जेस्ट रेसिपिएंट है इंडिया, अगर सबसे ज़्यादा पावर कहीं किसी को एक्सपोर्ट करता है तो बांग्लादेश को करता है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन 2023 में बना, जिसके तहत हम डीजल देते हैं बांग्लादेश को। मैत्री पावर प्लांट है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, और रिन्यूएबल एनर्जी हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, इसमें हमारा कोऑपरेशन हो। टेक्निकल में भी ITEC के तहत, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत हम कोऑपरेट करते हैं। कल्चरल टाइज है हमारा, पीपल टू पीपल टाइज है, जैसे कि वेस्ट बंगाल के साथ खासकर मैत्री दिवस मनाना, या बांग्लादेश जब मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस में था तो वहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेश की स्टूडेंट हैं जिनको कि भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है, उनको रहने को देती है, और यहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज है। अगर वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द मेडिकल टूरिज्म अगर कोई कंट्री है इंडिया में तो वो बांग्लादेश है। बहुत सारे बांग्लादेश को लोग आकर के इंडिया में इलाज करवाते हैं, और उससे जो है न सिर्फ इलाज करवाते हैं बल्कि टूरिज्म भी प्रमोट होता है। तो मेडिकल टूरिज्म के लिए बांग्लादेश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलैटरल लेवल पे भी हम कोऑपरेट करते हैं, चूंकि दोनों ही देश सार्क के मेंबर हैं, बिम्स्टेक के मेंबर हैं, और IORA के मेंबर हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनमें आप दिखाएंगे कि हमारे कॉमन मेंबरशिप है एंड वी हैव जॉइंट कंसर्न्स। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखें तो भारत का नेबरहुड फर्स्ट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो जितने भी आसियान के मेंबर्स हैं या जितनी भी उस तरफ की कंट्रीज हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल का एक्सेस हो, साउथ ईस्ट एशिया के एक्सेस के लिए, या नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज का काम करती है बांग्लादेश, कनेक्टिविटी प्रदान करती है, और ट्रेड। यानी देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट बांग्लादेश भारत के लिए है। जियोपॉलिटिकली क्षेत्र में भी, चाहे वो रीजनल पीस हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, टेररिज्म को काउंटर करना हो, या भारत की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए भी बांग्लादेश का समर्थन अहम है। आर्थिक क्षेत्र में हमने देखा कि साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, हम बांग्लादेश को बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। कल्चरल क्षेत्र में देखें या हिस्टोरिकली हमारे बहुत अच्छे टाइज रहे हैं, बंगाली हेरिटेज है, कॉमन रिलीजियस कल्चरल साइट्स हैं जैसे कि भोज विहार। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमने देखा बिम्स्टेक, सार्क या UN कॉप में। नाउ चैलेंज क्या है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के बीच? देखिए 4096 किलोमीटर का बॉर्डर तो है, लेकिन ये बॉर्डर पोरस है, मतलब कॉन्क्रीट बॉर्डर नहीं डिफाइंड है कि कहाँ से। अब दिक्कत क्या है ना कि मार्सी लैंड है, कई जगह नदी है, तो वैसे क्षेत्रों में बॉर्डर को क्लियरली डिमार्केट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। और इसके कारण क्या होता है कि नदी से आप देखते होंगे कई बार इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, जो बांग्लादेशी लोग हैं जिनको कि कोई लीगली वो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, इलीगल तरीके से आके भारत में रहते हैं, स्मगलिंग शुरू हो जाता है, ट्रैफिकिंग होती है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो। तो ये सारी हमारे लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स इंडिया के लिए है, और इस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स दोनों के लिए है। जो BSF है, कई बार इस पे आरोप लगता है, बट BSF अपना बताता है कि हम जो है ये ऐसा कार्रवाई क्यों किया हमने। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन और रिफ्यूजी का इशू है, जैसे खासकर रोहिंग्या वैसे तो म्यांमार से आएंगे, लेकिन ये बांग्लादेश होते हुए इंडिया में बहुत सारे रोहिंग्या का और इनका डिपोर्टेशन का मामला है, तो इसको लेकर के हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं। नॉर्थ ईस्ट में एक डेमोग्राफिक टेंशन है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में आबादी कम है
और असम को अगर छोड़ दे तो मेजोरिटी लोग वहां से आके नॉर्थ ईस्ट में बस जाते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो है वही वायलेंस शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है काफी लंबे समय तक। अब तो चुनाव हो गया, हसीना जो शेख हसीना है अचानक से उनका एग्जिट होता है, एक लंबा एक मतलब भीषण प्रोटेस्ट होता है। और एक और बात, बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि भारत हमारे इंटरनल मैटर्स में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है। ट्रांस बाउंड्री जो रिवर इशूज हैं, जैसे तिस्ता नदी पे विवाद अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। केवल गंगा और कुशियारा नदी है, गंगा 1996 और कुशियारा 2022 में, जिसपे कि हम संधि कर पाए हैं, जबकि 54 नदियां हैं, 54 रिवर्स हैं जो हम शेयर करते हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके तहत चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो हमें एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है उसके तहत घेरने का प्रयास कर रहा है। माइनॉरिटीज पे आपने हाल ही में देखा कितने सारे हिंदू माइनॉरिटीज पे अटैक्स हुए, टेम्पल्स पे अटैक हुए। तो कहीं ना कहीं जो भारत है उसको अपनी चिंता जाहिर करता है इस चीज को। हमारे यहाँ जो CAA का मैटर था या NRC का मैटर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो पिछली बार जब कोविड के पहले आपने देखा इस पे कितना ज्यादा विरोध भी हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश को लगता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, तो ये मैसेजिंग सही नहीं जाती है। ना ट्रेड को लेके भी कंसर्न्स है कि चाहे बांग्लादेश का पोर्ट लिमिट हो या ट्रांजिट फी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो इंडिया के मतलब नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होती है। या भारत ने जो बांग्लादेशी गारमेंट्स पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो ये हमारे कॉमर्शियल रिलेशंस के लिए ठीक नहीं है। ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या थी? शेख हसीना रिजाइन करती हैं अगस्त 2024 में एक मास प्रोटेस्ट के बाद। अगर हम कारण जानने का प्रयास करें कि ये मास प्रोटेस्ट हुआ क्यों, देखिए विद्यार्थी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका डिमांड क्या था कि जो 30% कोटा का मैटर है, ये 30% कोटा किनके लिए था? जो भी फ्रीडम फाइट उनके लिए, या जो भी लिबरेशन स्ट्रगल में या फ्रीडम फाइटर्स कहें, तो बांग्लादेश को लिबरेट करवाने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी, तो उनके बच्चों के लिए या उनके ग्रैंडसन के लिए 30% का कोटा था। और ऐसा माना जा रहा था कि इससे जो अवामी लीग है, चूंकि भूमिका तो उसी की थी, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है। पीसफुल इस प्रोटेस्ट पे वायलेंट क्रैकडाउन हुए गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो है बहुत फिर वो रोष जो है वो गुस्सा और रोष दिखा, और फिर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। और भी कारण थे, आर्थिक कारण भी थे, क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि कोविड आया, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी चरमराई। ग्लोबल लेवल पे भी आप देखेंगे जो ग्रोथ रेट है वो 3% के अराउंड ही रहता है, तो वो एक स्लो डाउन आया। तो जाहिर सी बात है जब स्लो डाउन आएगा, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा गारमेंट सेक्टर पे निर्भर है, तो उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ। बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी दर या फिर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी महंगाई जिसे आप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। डेमोक्रेसी वीकन रही कहीं ना कहीं। देखिए भले ही लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ 2024 में या 2018 में, 2014 में, इन डेमोक्रेसीज में शेख हसीना को सत्ता तो मिली, उनकी जीत भी हुई, बट अपोजिशन ने बायकॉट किया था। और ये इलेक्शंस कहा जा रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे। हार्ड पावर का प्रयोग करना, जैसे शेख हसीना ने डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट लाया, जिसके तहत जो क्रिटिक्स हैं, इनके जो विरोधी हैं, इनको साइलेंस करने का प्रयास किया गया। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसे हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का क्लॉज ए में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, ठीक इसी प्रकार का जो फ्रीडम बांग्लादेश में है, वहां पे कर्ब करने की कोशिश की गई। करप्शन चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार, जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। बैंक्स में स्कैम हुए, लोन का डिफॉल्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं जो रोष है वो लोगों में दिखा। नाउ इम्पैक्ट इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? देखिए बांग्लादेश एक ट्रस्टेड एलाई के रूप में रहा है, तो हमने कहीं ना कहीं एक ट्रस्टेड एलाई को खोते हुए देखा है। टेररिज्म, देखिए बांग्लादेश से हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं है, बट इस तरह के जो मुद्दे हैं कि हमारे अंदर इंस्टेबिलिटी ना क्रिएट कर दे, टेरर अटैक्स वहां की वजह से नहीं होने लगे, तो ये हम कंसर्न जरूर रहते हैं। तो उस पे या साफ्टा को लेकर के नाउ वेस्टर्न क्रिटिसिज्म है, खासकर ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स को लेकर इंडिया पे दबाव है। डिप्लोमेटिक स्ट्रेन भी है, क्योंकि शेख हसीना को हमने कहीं ना कहीं आश्रय दे रखा है। बॉर्डर टेंशन है इंटरनल सिक्योरिटी का, क्योंकि इतना लंबा बॉर्डर है कई राज्यों से, और वो बॉर्डर पोरस है, मतलब कि कहीं भी डिमार्केशन नहीं है क्लियर कट। तो जो एंटी इंडिया ग्रुपिंग से वो फायदा उठा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। जो माइनॉरिटीज हैं उन पे अटैक हो रहा है, वायलेंस हो रहा है हिंदूज पे, तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स भी है।
चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों ने एक समिट किया चाइना के कुनमिंग में जून 2025 में। क्या ये डेवलपमेंट, पाकिस्तान और चाइना अगर एक साथ आएंगे, बांग्लादेश जो कि हमारे साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है, तो ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है। और हमने कहा कि डिफेंस पैक्ट की पाकिस्तान बात कर रहा था, और जो मोहम्मद यूनुस जो इसके पहले चीफ एडवाइजर थे, उनका तो पूरा पूरा ऐसा था प्लान कि कहीं ना कहीं हम इंडिया को मार्जिनलाइज करते हैं, साइडलाइन करते हैं। बट वही है कि आप, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप उसको मार्जिनलाइज करके कहीं ना कहीं बांग्लादेश एक अलग ही ख्वाब देख रहा है। और जो न्यू लीडरशिप है उससे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ट्रेड में टेंशन है, जैसे इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट राइट बांग्लादेश का जैसे विड्रॉ कर लिया, या रेडीमेड गारमेंट प्रोडक्ट्स पे बहुत सारे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जूट प्रोडक्ट्स हो या रोप्स हो उन पे, उनके इंपोर्ट पे बैन लगाया। कनेक्टिविटी है कि ट्रेन सस्पेंड हुए, रेल और पोर्ट प्रोजेक्ट्स स्टॉल हो गए। नाउ क्या होना चाहिए भारत और बांग्लादेश की अगर रिलेशनशिप्स में देखें, तो भाई डायलॉग करो, बातचीत करो, और हाई लेवल पे बातचीत करो। कोऑर्डिनेटेड जो बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान है, इसके बॉर्डर टेंशंस को कम किया जाए। नए जो लीडरशिप है, डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले जाएं, अभी तारिक रहमान है उनसे बात किया जाए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट किया जाए, जैसे कि फ्री फेयर इलेक्शंस हो हर बार। डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेसी है हमारी, वो डिप्लोमेसी काफ़ी फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी हम अपनाएं। ऐसा नहीं कि हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे बात नहीं करेंगे। पानी को लेकर हमारा जो विवाद है वो खत्म करें, जैसे तीस्ता नदी का पानी है, जॉइंट रिवर कमीशन इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। ट्रेड हम बढ़ाएं। ट्रेड कैसे बढ़ाएंगे? जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, और सेपा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे रेल गाड़ी चलाना, पोर्ट प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें। सिक्योरिटी, बॉर्डर पे टेररिज्म को लेकर या इंटेलिजेंस को लेकर हम कोऑपरेट करें, इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए। माइनॉरिटी का अगर कोई कंसर्न है जैसे हिंदू का, तो उनको एक प्रोटेक्शन मिले। डिजिटल जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट, ई कॉमर्स को लेकर के, या पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल, एजुकेशन, टूरिज्म, इसको प्रमोट करें। जियो पॉलिटिक्स में जो चाइना और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, उसको हम लोग काउंटर करें। और रीजनल जो कोऑपरेशन है, चाहे वो बिम्स्टेक हो, सार्क हो, IORA हो, ऐसी इंस्टीट्यूशंस में हम कोऑपरेट करें। देखिए, सी राजा मोहन कहते हैं कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, हमें एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस अपनानी होगी अगर बांग्लादेश के साथ हम डील कर रहे हैं तो। और हमें जो ज्योग्राफी है, बांग्लादेश की ज्योग्राफी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, उसकी रोल को ये बताते हैं, और बताते हैं कि वी हैव टू हैव फेथ इन द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। तो हमें उस पर विश्वास करना होगा, और सेंट्रलिटी ऑफ कॉमर्स में हमें फेथ करनी होगी। ये वर्ड्स अगर आप लिखते हैं तो आपका मेंस का आंसर जो है ना, वो बहुत इनरिच होगा। और पॉलिटिकल कमिटमेंट टू ट्रांसेंड द पार्टीशन पैथोलॉजीज, हमें उस दौर से बाहर निकलना होगा कि हमने ये किया, हमने वो किया। और आज के दौर में हमें रियली ये असेस करना होगा कि हमारी सिचुएशंस क्या है, और हम इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जा सकते हैं। वाजपेयी जी ने तो कहा था कि बांग्लादेश के साथ हमारा ऐसा अच्छा बॉन्ड है कि किसी भी कंडीशन में कोई भी प्रेशर लगा ले, ये जो है मतलब ये कितना हेल्दी रिलेशनशिप को शो करता है। और पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश चूंकि हमारा बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है, और हम इसको ऑटमोस्ट प्रायोरिटी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। इस तरह का, अगर इस तरह की के स्टेटमेंट हमारे हाई लेवल जो लीडरशिप है अगर उससे आती है, तो ये समझ सकते हैं कि हाउ सीरियस वी आर टुवर्ड्स मेंटेनिंग आवर relationship with Bangladesh. Friends, I hope I have discussed the important points which could be incorporated in your answer from the mains perspective. Thank you very much for listening.